अपने बेटे की कंपनी से मिलनी थी, 10,000 दिरहम 2-2.5 लाख बनते हैं शायद। वो तनख्वाह आपने ली तो नहीं, मगर आपको बताना चाहिए था कि ये मुझे मिल सकती है, इसलिए आप ना आया नहीं। रेफरेंस मेरे खिलाफ जिससे दायर करना है 1 नहीं 10 करें, मैं किसी रेफरेंस से नहीं डरता। जहाँ तक इल्ज़ाम का ताल्लुक है, इल्ज़ाम लगाने वाले भी अपने गिरफ्तार में झांके और अगर बोहतान तराशी की सज़ा कबूल करने पर तैयार हो तो इल्ज़ाम जरूर हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राय अपनी अपनी के साथ मैं हूँ इकरा हारिस और आज मेरे साथ जो मौजूद पैनल मौजूद होगा उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराती चलूँ। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ाकार इरशाद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे सलीम साफ़ी साहब और उनसे भी हम जो सूरत हाल अब चल रही है उन पर उनकी भी राय जानेंगे। अब सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब नाअहल हो चुके, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गैर रस्मी इजलास में खिताब किया और पहली बार वो अपनी नाअहली के बाद मंजर आम पर आए और उन्होंने बज़ाहिर तो अपनी दिल की ही बातें की और अदालती नाअहली के बावजूद अब लगता यह है कि नून लीग में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ आगे होने जाएगा वो मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ही होगा। अब सबको बुरा लगे या अच्छा, इंतखाबात तक तो यही सूरत हाल और यही अंदाज़े हुक्मरानी नज़र भी आएगा। ये अंदाज़े हुक्मरानी थोड़ा अजीब है लेकिन अनोखा नहीं, क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी ही तरह की अंदाज़े हुक्मरानी करती रही है। आज साद रफ़ीक भी सामने आया और उनका ये कहना था कि 62 और 63 को हम नहीं निकाल सके, ये हमारी नालायकी है और जो PCO जजेस हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, इसी हवाले से अब बात करूँगी। इरशाद आरिफ साहब, साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि इसको ना हटाना हमारी नालायकी है, यानी कि अब तमाम तर फोकस उनका इसे हटाने में होगा अगर तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए कि ये दफ़ा हो या ना हो, अव्वल तो ये 62-63 में एक जो 2 शिकें हैं जो ज़ियाउल हक के दौर में शामिल हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी जो बाकी शिकें हैं 63 की 62 की, उससे भी कोई रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता था। वो जो है कि भाई एक आदमी आकल बालिग होना चाहिए, उसकी शोहरत अच्छी होनी चाहिए, ये पहले से मौजूद थी शिकें। इसमें इजाफ़ा किया गया कि जी वो सादिक और अमीन भी होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि आखिर हम इस मुल्क में शख्सियात की बजाय इदारों के हवाले से, कौम के हवाले से सोचने का कब आगाज़ है। अगर हम शख्सियत परस्ती में ही मुब्तला रहे तो इसी तरह ही हमें मसाइल दरपेश होंगे। एक शख्स जाएगा, उसके पीछे हम सारे सिस्टम को लपेटने की कोशिश करेंगे या तब्दील करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद एक नया शख्स आएगा, फिर हम उसका पूजा पाठ शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर उसका एक बुत बनाएंगे और फिर रोना शुरू कर देंगे। अगर इदारे यहाँ मौजूद हों, अगर सियासी जमातें जमहूरी बुनियादों पर मजबूत अंदाज में काम कर रही हों, अगर हर इदारा अपनी हदूद में काम कर रहा हो, तो फिर ये मसाइल पैदा ही नहीं हो सकते। क्या साद रफ़ीक साहब हूँ या जो भी इस वक्त 62-63 के ख़िलाफ़ लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो वज़ीर आज़म हो या सदर हो या कोई और अहम ओहदेदार हो वो झूठा होना चाहिए, वो बेईमान होना चाहिए, बदयानत होना चाहिए। निक्सन की मिसाल जो है वो दुनिया की बेहतरीन मिसाल है कि अमेरिका में तो ये 62-63 नहीं है, इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के फ़ोन टैप किए हैं, उन्होंने उसको इनकार कर दिया। तहकीकात हुई, साबित हुआ कि जनाब ये तो झूठ बोला है उन्होंने। मुआख़ज़े की तहरीक आई, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। किस बात पे इस्तीफ़ा दिया कि जनाब मैंने कौम से गलत बयानी की थी। यानी गलत बयानी जो है, झूठ बोलना जो है, अमेरिका जैसे माशरे में भी जुर्म है, बल्कि पूरी दुनिया में जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह एक अमल ऐसा बता दीजिए जिसको मैं तर्क कर दूं और उसके बाद फिर मैं जन्नत में चला जाऊं। तो आपने फरमाया कि झूठ मत बोलो, क्योंकि ये उम्मुल अमराज है, सारी बुराइयों की जड़ ये झूठ है। और हम कहना चाहते हैं कि जनाब नहीं, पाकिस्तान में तो इसकी आज़ादी होनी चाहिए, किसी और को हो ना हो, वज़ीर आज़म को ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो तो फिर अपने शिकवे उन्होंने वही पुराने वाली भी किए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने गए, व्हाट्सएप कॉल के हवाले से उन्होंने बात की। ये तो खैर गलत बात है, इसलिए कि जितना मौका इनको दिया गया है, इससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासतदान को मिला हो। सजाद मीर साहब, अब जो सूरत हाल है, अपेरेंटली हमारी इस वक्त
कोई हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नहीं, काबीना हमारे पास है नहीं, वफाक में कोई मजबूत हुकूमत है नहीं। साद रफीक साहब आज फिर आते हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं। आप नहीं समझते कि अब जबकि फैसला आ चुका, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी अबूरी वज़ीर आज़म का भी ऐलान कर दिया, फिर मुस्तकिल का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, अब बजाय इसके कि अपना फोकस इंतखाबात पे रखें, ये जो रसाकशी है, जो सियासी रसाकशी अब शुरू होने जा रही है, अब इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अब वो अदालत जाएंगे, ये नहीं बंद होनी चाहिए? हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इसका? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 62, 63 मुस्लिम लीग नून अब क्यों ख़त्म करेगी? देखिए, उन पर जो तलवार लटक रही थी वो तो गिर पड़ी और उनका जो सबसे बड़ा नुकसान होना था वो हो गया। अब तो वो चाहेंगे कि ये तलवार मुखालफों पे लटके, इमरान पे लटके, जहांगीर तरीन पे लटके। तो कहते हैं आप नहीं बचेंगे अब। सुने ना, कौन नहीं बचेंगे? इमरान खान। हाँ, तो इमरान पे लटके, तो इसलिए वो 62-63 को क्यों ख़त्म करेंगे? वो अब अभी इन दिनों में वो 62-63 को अपनी हिकमत अमली के तहत बाकी रखना चाहेंगे, उसको ख़त्म करना नहीं चाहेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो सारी जो अब सरगर्मियाँ हो रही हैं और पैदा हो रही हैं, वो जश्न फ़तह मना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को GT रोड से लाकर लाहौर में एक तरह का लॉन्च किया जाए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, उनको करने का हक़ है और सियासत में अब उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिल्कुल इस तरह, मैंने कल भी कहा था, चलता रहा, ये निशानी ये होगी कि अगर असेंबलियों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोई कोशिशें बाहर से हो रही हैं और नेचुरल भी होती हैं। जब हुकूमत बदलती है तो नेचुरल भी होती हैं, लेकिन जो अननेचुरल होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, वो किस तरह हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अगर ये सूरत हाल पैदा हुई तो ये यकीनी तौर पर सबके लिए नुकसानदेह होगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का भी जिंदा रहना और मुत्तहद रहना जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और तहरीक इंसाफ जो है, और असल मसला तो पीपल्स पार्टी की भी लड़ाई का, वो कहाँ खड़ी होती है इस वक्त? उसे अब फौरी तौर पर पंजाब में अपने आप को री एस्टेब्लिश करना है, उसे सिंध का मोर्चा अपना बचाना है, उसे लड़ाई अब नवाज शरीफ के साथ है या उसने अपने आप को तहरीक इंसाफ से बचाना है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब पार्टियों का जो अव्वली मकसद है वो मुल्क को बचाना है और मुल्क को बचाने के लिए लाजमी है कि जमहूरियत को बचाया जाए। और जमहूरियत को बचाने के लिए एक लाजमी अमर यह है कि सारा प्रोसेस उसी तरीके से हो। अभी आपकी ख्वाहिश है कि फलाना आए या फलाना आ जाए, मुस्लिम लीग नून अक्सरियती जमात है, उसको तय करने दीजिए कि शहबाज शरीफ आता है या कोई और आता है। अगर उसके खिलाफ भी आप लेके जाना चाहते हैं ले जाइए, और अगर उसके खिलाफ वो भी उनका तो MNA कोई भी खड़ा होकर वजारते उस्मा संभाल लेगा। अब आप इलेक्शन की तैयारी करें और इनको भी चाहिए कि ये बहुत सी और बातों के अलावा इन्हें एक काम जरूर करना है कि जो इन पे इल्ज़ाम लगा है उस इल्ज़ाम को इन्होंने धोना भी है, और उसके लिए क्या तरीका अख्तियार करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखें, जजेस पे अटैक शुरू हो गए, एक नहीं कई हैं। एक तो ये ना कि PCO के तहत 4 ने हलफ उठाया हुआ है, जो ख्वाजा साद रफीक का आप हवाला दे रही हैं, और PCO के तहत जो उठाया हुआ है तो क्या वो सादिक और अमीन रहे कि नहीं। ये बातें इतनी चलेंगी कि मुझे अदारों की के अंदर एक तलखी पैदा होती भी दिखाई देती है, और जब तलखी पैदा होती है अदारों के अंदर, अदारों से मुराद सारे अदारे हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर कुछ फैसले गलत भी हुआ करते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान इससे बचा रहे। ठीक, सलीम साफी साहब, जिस तरह सजाद मीर साहब ने कहा कि इस तरह की सूरत हाल से इदारों में टकराव पैदा होता है, होना ये नहीं चाहिए था कि अब जबकि फैसला आ जाता तो अब तमाम सियासी जमातें कुछ इस तरह आगे बढ़ती कि इंतशार से बचा जा सकता, और जिस खदशे का इजहार सजाद मीर साहब कर रहे हैं वो खदशे का इजहार हमें ना करना पड़ता। सजाद मीर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि एक तो ये कि ये जिस तरह इमरान खान साहब का हक़ होता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाएं, जो कल तक पीपल्स पार्टी में थे, ANP की काबीना में भी वज़ीर रहे, या किसी और को बनाते हैं, तो ये अब मुस्लिम लीग नून का दाखिली मामला है, क्योंकि असम्बली में उनको अक्सरियत हासिल है और अभी असम्बली कायम है, तो वो जिसको चाहते हैं अपना कायदे ईवान बना दे। और मुझे नहीं लगता कि मामला किसी सियासी इंतशार की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अभी तक उसमें तो कानून से बाहर कोई नहीं निकला। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत या उनके इत्तेहादी वो सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतालिक, लेकिन हमें इस पहलू को भी देखना चाहिए कि ये अमर खुशाइंद है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा ख़ानदान वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अपने मातहत महकमों के छोटे छोटे अफसरों के पास जाके हाजिर हुए। जब भी सियासी मामलात इसके पास आए हैं तो या वो फैसला नहीं कर सकी हैं, या फिर अगर अदालत ने फैसला किया है तो उसके नतीजे में
अदलिया की हैसियत मुतनाज़िया हो गई है। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने गंदे कपड़े भी धोने के लिए अदलिया के पास ले जाते हैं। फिर बदकिस्मती से इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद अदलिया को भी ये शौक़ हो गया है उसके बाद जजेस को कि वो ख़ुद सियासी मामलात को अपनी तरफ ला के खींचते हैं और समेटते हैं। तो वो जो कहते हैं कि कच्ची मट्टी तो महकेगी है मट्टी की मजबूरी, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। तो अब जब सियासी क़ज़िये अदालतों में हल होंगे तो उसके बाद यकीनन उस पर उस अंदाज में तनकीद भी सामने आएगी जो अभी ख्वाजा साद रफ़ीक या दूसरे लोग कर रहे हैं। और अब तो आना शुरू भी हो गई है और पता नहीं और कितने सवाल आ जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार में जो है वो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इमरान खान साहब खुश तो हैं ही, और आज जो जश्न का समा इस्लामाबाद में नज़र आएगा उससे उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये भी कहा था कि इस अक्सरियत से और आज जो मजमा यहाँ पर इकट्ठा होगा मियाँ नवाज़ शरीफ को पता चल जाएगा कि लोग जो हैं वो अब खुली आँखों के साथ सियासत का जो मंजर है वो देखते हैं। शाद आरिफ साहब, जलसों में इमरान खान के तो पहले ही जलसे बहुत बड़े होते हैं, आज का जलसा क्या ये शो करने के लिए मियाँ साहब को काफ़ी है? नहीं, देखिए, जलसे की हद तक तो बड़ा जलसा होगा। इमरान खान साहब जब भी हैं वो क्राउड पुलर सियासतदान हैं। मियाँ साहब उस तरह से नहीं हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, फिर मोहतरमा बेनज़ीर और फिर इमरान खान, 3 सियासतदान हमारे हैं जो क्राउड पुलर जिन्हें कहा जा सकता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जलसे जो होते हैं मैनेज्ड होते हैं, उस तरह से वो सूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इस मौके पर ये इजहार तशक्कुर के नाम पर जो जलसा किया जा रहा है मेरे नज़दीक बदज़ौक़ी है। अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया है, आपने एक केस जीता है, अब आगे की तैयारी करें। एक केस जीतने पर इतना बड़ा जश्न मनाना और जश्न नाम उसका इजहार तशक्कुर है, लेकिन अमलन वो जश्न फ़तह आप कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। मैं कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये भी ऐड कर दूँ आपकी बात में कि उन्होंने जो स्पेशल गाना आज बनवाया उसमें उन्होंने स्पेशली कहा कि आप इकामे का भी जिक्र कीजिएगा इस गाने में। नहीं, वो तो इकामे का हो, जिक्र कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये इज़हार तशक्कुर वाली बात मुझे बहरहाल हज़म नहीं हुई कि क्या ज़रूरत है इसकी। एक पोलराइजेशन मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं, आप पूरा जोर लगाएं अपोजिशन को इकट्ठा करने पर। मुस्लिम लीग नून के अंदर आपकी कोई लाबी है अगर मौजूद है, उसको आप कन्विंस करें कि जी ये गलत फ़ैसला हो रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है एक मौरूसी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपका एक सियासी एजेंडा होना चाहिए जिसको आप बढ़ा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक पॉइंट आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है कि जनाब वाला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के नाअहल होने के बाद, कैबिनेट के तहलील होने के बाद इस मुल्क में हुकूमत नहीं रही। ये आइन का अगर आर्टिकल 90 पढ़ें ना, 90, उसमें लिखा है कि यहाँ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है फेडरेशन की वो प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट मौजूद है। यही वजह है कि जब वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है, बाज़ औक़ात वो महीने के लिए भी चले गए थे पिछली दफ़ा, तो यहाँ कोई कायम मुकाम वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता और मुल्क चल रहा होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है मुल्क की वो मौजूद होती है। लेकिन जब सदर बाहर जाता है तो उस वक्त आपको फौरी तौर पर जो पहले चेयरमैन सेनेट अगर वो मौजूद ना हो तो स्पीकर सदर बन जाते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मौजूद रहे। इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं, या तो उन्हें आइन का, तकाज़ों का, फेडरेशन का इल्म नहीं है, या फिर वो खामखा एक मुगालता पैदा करना चाहते हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए थे तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया था। वो भी तो इतना ही प्रोसेस हुआ था ना, नाअहली के बाद इतने दिनों के बाद एक नया वज़ीर आज़म बनाया गया था, हफ्ता एक तकरीबन 6-7 दिन लग गए थे। तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया था कि देखें जी हुकूमत के बगैर मुल्क चल रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मौजूद है, मुल्क चल रहा है। और अदालत ने भी उनसे कहा है, प्रेसिडेंट से कहा है जी आप जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, और ये इसलिए मसला पैदा हो रहा है कि या तो अगर वाक़तन वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में किसी का होना ज़रूरी है तो फिर आइन में आप तरमीम कर दें, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दें जिस तरह प्रेसिडेंट का मैकेनिज़्म है।
लेकिन इससे अहम बात है कि वज़ीर आज़म एक चला गया, दूसरा आ जाएगा। यहाँ सियासी जमातें जो हैं ये ख़ुद अपने अंदर क्यों जमहूरियत नहीं लाती कि जनाब वाला जब भी कोई वज़ीर आज़म जाए उसके बाद आप बैठ जाते हैं और पूरी 288 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनमें से एक भी इस काबिल नहीं है कि उसको वज़ीर आज़म बनाया जा सके। पंजाब से ले लिया एक MP और वज़ीर आला को ले जाके फिर वज़ीर आज़म बनाया जाता है। फिर आप रोते हैं कि जमहूरियत मजबूत नहीं होती। जमहूरियत उस दिन मजबूत होगी आप जमहूरी इदारे बनाएंगे और अपनी जमातों में तो जमहूरियत पहले पैदा कर लें। सजाद मीर साहब, आपको लगता है कि इस तरह शहबाज शरीफ को अपने ही ख़ानदान में से चुनकर वज़ीर आज़म बनाने के लिए तजवीज़ कर देना, नून लीग के जो बाकी सीनियर रहनुमा हैं उन्हें यह भी एतराज़ होगा कि शाहिद हक्कान अब्बासी का नाम अबूरी वज़ीर आज़म के लिए क्यों लिया गया? ये नून लीग के दरमियान भी दरारें पैदा कर सकती है, ये बात कर चुकी होगी कि अब तक? बात यह है कि इस बात की भी कोशिश करती है हर पार्टी, देखिए आइडियलिज्म तो अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि सारी जमातें जो हैं वो अफराद के गिर्द घूमती हैं। लेकिन नून लीग तो चलिए फिर भी ख़ानदान के गिर्द घूम रही है कि नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ, यहाँ जैसे लोग कहते हैं इसाक डार नहीं तो कोई मरीम नवाज़ नहीं तो कोई हमजा, वो तो ख़ानदान के गिर्द घूम रही है। लेकिन इमरान खान की तो ख़ानदान के गिर्द नहीं घूम रही, फ़र्द के गिर्द घूम रही है। यानी इमरान नहीं है तो कोई भी नहीं है, कोई जहांगीर तरीन नहीं है, एक मिनट बात सुन लीजिए, कोई जहांगीर तरीन नहीं है, कोई शाह महमूद कुरैशी नहीं है, कोई उमर असद नहीं है, कोई वक़्त नहीं वो रहती आवाम की नज़र में। इसलिए बात कहना कि पार्टियाँ अपने अपने अंदाज में जिस तरह भी चलाना चाहें, हमें उस पर एतराज़ करने का हक़ नहीं है। अगरचे ये फैसला आसान नहीं है कि एक शख्स को यहाँ लाना, इसका मतलब पंजाब को भी आप डिस्टेबलाइज करेंगे, पंजाब को भी आपको संभालना पड़ेगा, पंजाब में आप किसको लेकर आएंगे, वो एक नई बहस शुरू होगी, उस बहस के नतीजे में कई सवाल पैदा हो सकते हैं। लेकिन गालिबन उनकी नज़र में ये है कि पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, कि पार्टी की क़यादत को इंटैक्ट रखने के लिए शायद इसी शहबाज शरीफ ही है जो नवाज शरीफ के बाद पार्टी को चला सकते हैं, वरना अगर फर्ज किया वो कुलसूम नवाज को ले आते तो ज्यादा वो पर्सनलाइज हो जाता, उसका और माने निकल आते। कुलसूम नवाज तो आ सकती थी उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे हमें नहीं उलझना चाहिए और इन पार्टियों को इजाज़त देनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ आमतौर पर एक ही खानदान की लेगेसी होती है, एक ही खानदान चलता है और इस तरह की लेगेसी को और इन अफराद की और ख़ानदान की लेगेसी को कुछ हमारे अवाम ने भी ज़हनी तौर पर इसी तरह का कबूल कर लिया। सलीम साफ़ी साहब, आप एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो भुट्टो को अगर उससे अलहदा कर लिया जाए तो पार्टी का वजूद नज़र नहीं आता, नून लीग को अगर देखा जाए तो शरीफ ख़ानदान को अलग कर दिया जाए तो ये कहा जाता है कि एतमाद नहीं है, तो ये ब्रांडिंग और ये टैग नेम्स होना लाजमी है जमहूरियत के लिए? ये वाकई बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी लीडर जमहूरियत का तो नाम लेते हैं और जमहूरियत की आड़ में ही अपने इक़्तिदार के मुतमन्नी होते हैं, लेकिन ख़ुद उनका मिजाज भी जमहूरी नहीं होता और उनकी पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नहीं होती। अब इसमें दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की जमात है, जो वो चाहते हैं वही होता है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान की जमात है, इसी तरह PTI वहाँ पे इमरान खान साहब की जमात है, वो जिसको चाहते हैं आगे लाते हैं, जिसको चाहते हैं छुट्टी करा देते हैं और इन लीडरों की बात ही को हरफ आखिर समझा जाता है। एक दो जमातें MQM के अंदर, जो इस वक्त फ़ारूक सत्तार वाली MQM है, उसके अंदर किसी हद तक हमें एक सतह पे मुशावरत नज़र आती है, या जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि जो इस शख्सी उससे किसी हद तक आज़ाद हैं। बाकी जितनी भी जमातें हैं वो शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिक्स का इदारा इस्टेब्लिश नहीं हो सका और वहाँ पे जमहूरियत की पूरी तरह रूह नहीं है, तो एक ये भी है कि पाकिस्तान में दूसरे इदारे भी, मसलन आप मीडिया को देख लें, क्या दुनिया में महज़ब दुनिया की मीडिया जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तानी मीडिया ऐसा है? तो ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बाकी इदारे भी वो अफराद और शख्सियात के गिर्द घूमते हैं। और फिर ये कि सियासत से लेगेसी को मुकम्मल तौर पर आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। मसलन हमारे पड़ोस में अगर इंडिया के अंदर आप देखें तो वहाँ इस वक्त सोनिया गांधी, जो कि एक गैर मुल्की थी लेकिन चूँकि गांधी फैमिली से है तो वो कांग्रेस को लीड कर रही है। इसी तरह आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क में भी कैनेडी और बुश फैमिली को, यानी उनकी सियासत में कैनेडी ख़ानदान का या अभी बुश ख़ानदान का उनका एक ख़ानदानी असर भी होता है। तो सियासत चूँकि इंसानों
उस साथ चलाने का और इसमें फ़ैन फॉलोइंग का भी एक अंसर होता है। इसीलिए आप ख़ानदान और वरासत के मामले को मुकम्मल तौर पर सियासत से और फिर खुसूसन हमारी तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ख़त्म भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बेहतर होता कि अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होती, वहाँ पे मेरिट पे फैसले किए जाते और सलीम तो साहब फिर डिक्टेटर्स के खिलाफ के मुकाबले में। जी ये बताइएगा कि अब जो खबरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ तो अब वफाक के लिए उनका नाम तो सामने आ गया है और जो पंजाब है उसके लिए हमजा शहबाज का नाम भी ज़ेर गौर है। कितना मुश्किल होगा मियां नवाज शरीफ के लिए ये फैसला करना कि वफाक में वो भाई को भेज दें और पंजाब के अंदर वो उनके बेटे को ही दे दें। उनके लिए इस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में तो बेहतर होता कि शहबाज शरीफ साहब को यहाँ ना बनाया जाता और हमजा शहबाज को वहाँ ना बनाया जाए, क्योंकि देखें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे काबिल, ज़हीन और वफ़ादार लोग भी हैं। अगर आप वफ़ादारी की बुनियाद पे देखें तो इसमें सरदार मेहताब और ख़ुद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने भाई से बढ़कर वफ़ादारी माजी में दिखाई है। अगर आप वहाँ पे सीनियरिटी की बुनियाद पे देखें तो वहाँ पे फिर चौधरी निसार और राजा ज़फ़रुल हक जैसे लोग हैं जिनका मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी की तारीख़ उतनी ही लंबी और तवील है जितनी कि ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब की है। तो ये तो बहुत, अब वहाँ से उनको लाना और फिर उनके बेटे को सूबाई सीट पे मुंतखब करवाना, मेरे ख़्याल में ये ख़ुद जमहूरियत के साथ भी एक मजाक है और एक लिहाज से अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी पे अदम एतमाद का इजहार भी है। तो बहुत बेहतर होता कि मेरिट पे किसी गैर शरीफ को वो वजारत उज़्मा दी जाती तो शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे रह जाते। लेकिन यहाँ फिर एक मसला यही है कि यहाँ जो सियासी जमातों को जिस तरह ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह तोड़ पोड़ की जाती है, और अब भी जो कुछ हुआ है तो ये ऐसा नहीं है, यानी जो जिन साजिशों का जिक्र कर रहे हैं तो उनको ये यकीन है कि क्योंकि जब आपकी पार्टी पे दूसरी तरफ से हमला होगा तो फिर सियासी लीडरों की भी ये मजबूरी बन जाती है कि वो मामले को अपने ख़ानदान के अंदर ही रखे। और कुछ थोड़ा सा मियां नवाज शरीफ के मिजाज में भी है, ये कहा जाता है कि वो एतबार भी इतनी आसानी से नहीं करते, इतने डसे हुए हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपके पास कुछ ऐसी इतलात हैं कि कुछ रिफ्ट है इस जमात के अंदर, कुछ धड़ेबंदी होने वाली है, हो सकती है कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया गया इस पर? नहीं, बिल्कुल ये सलीम साहब जो बात कर रहे हैं इससे मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि ये शख्सियत परस्ती हर सियासी जमात में है। तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जमात है, पीपल्स पार्टी अब आसिफ ज़रदारी की जमात है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जमात है। लेकिन ये है उनका रवैया और लोगों की तरबियत इसी अंदाज़ में की गई है। लेकिन हमें पढ़े लिखे लोगों को इस रवैये की मज़म्मत भी करनी चाहिए, इस पर तनकीद भी करनी चाहिए और कौम की कुछ ना कुछ जिस हद तक मुमकिन है कुछ ना कुछ एजुकेशन भी करनी चाहिए कि ये तबाहकुन रवैया है। जब एक सियासी जमात नहीं रहेगी तो बाकी वो इदारों को कैसे इदारा बनाने की कोशिश करेगी, या जुडिशरी को जुडिशरी रहने देगी या फ़ौज को फ़ौज रहने देगी या कोई और इदारे एजुकेशन की ये तरबियत ये बेसिकली लीडरशिप को करना चाहिए। लीडरशिप जिस पर जो रोल मॉडल होता है, मैं वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि हमें इसकी मुखालफत डट कर भरपूर तरीके से करनी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब जो अपने ख़ानदान से लोग ला रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पार्टी पर अदम एतमाद नहीं है, बल्कि वो अपने बारे में भी ये तासुर पुख्ता कर रहे हैं कि वो इतने कमज़ोर आदमी हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और अपनी ज़ात के अलावा अपने ख़ानदान के अलावा वो हर चीज़ से डरते हैं, खौफज़दा शख्सियत हैं कि उन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है कि जी मैं अगर थोड़ा सा पीछे हट गया तो पार्टी किसी और के पास चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी के अंदर कोई अपना जानशीन, काबिल एतमाद, वफ़ादार, अहल कोई पैदा नहीं करता तो ये किसकी गलती है? ये भी तो उस लीडर की गलती है ना। आप कौम को क्या दर्स दे रहे हैं कि जी आप हमेशा शख्सियत परस्ती का निशाना शिकार रहें। हम जो मिसाल देते हैं इंडिया की, इंडिया में तरक्की का अमल उस दिन शुरू हुआ जब नेहरू ख़ानदान से जान छूटी। ये 93-94 ही उस वक्त तक वहाँ एक इस्तिलाह चलती थी हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट था कि आप था तो वो ख़ानदान के हवाले से, लेकिन उसके नतीजे में आपकी मईशत ही नहीं संभल रही थी। जो ही आपने उस ख़ानदान से, राजीव गांधी से बाहर निकला, नरसिम्हा राव का दौर आया, उसने मनमोहन सिंह को लाए, फिर मनमोहन सिंह खुद आ गए, अब ये
बीजेपी आई है जिसमें कोई ख़ानदान का मसला नहीं है, एक चाय वाला जो है, चाय वाले का बेटा जो है वज़ीर आज़म बनता है, वो मुल्क जो है तरक्की करता चला जा रहा है। दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है, अगर बादशाहत, ख़ानदानी और मौरूसी हुकूमत इतनी अच्छी बात होती तो आज दुनिया में उसका दौर दौरा होता। जब इंसान ने ये सीखा कि ये ख़ानदानियत, मौरूसी और ख़ानदानी सियासत जो है तबाह कुन है मुआशरे के लिए, नाअहल लोग ख़ानदान के जो मुसल्लत होते हैं, अब कुछ मौका आया अब जब वो नाअहलों को आप मुसल्लत करेंगे तो वो फिर बाकी इदारों में भी नाअहल भर्ती करेंगे। ये जूनियर अफसर जो इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी, जूनियर ब्यूरोक्रेसी कर रही है, रूल कर रही है, किस बुनियाद पर? आप साफ़ी साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये पाक सेक्रेटेरिएट में जो दूसरे सूबों के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें जो अदम इत्मीनान पाया जाता है, किस बुनियाद पर पाया जाता है? क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं वज़ीर आज़म साहब। पंजाब से जूनियर अफसर लेके जाते हैं, उनको मुसल्लत करते हैं और फेडरेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर किसी शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासी जद्दोजहद के ज़रिए सामने आता है तो किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अचानक मरियम नवाज साहबा को 100 अरब रुपए सरकारी खजाने के देकर बिठा कर आगे आप अपनी सियासत आगे बढ़ाएं। ये भी तो ज़रूरी था ना कि कल जिस तरह सजाद मीर साहब इजलास हुआ, जिस तरह जो बात इरशाद आरिफ साहब भी कर रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब ने भी कही, अवाम की तो तरबियत होनी ही चाहिए कि वो इसको तोड़ें और इसके लिए लीडर्स की भी तरबियत होनी चाहिए। लेकिन जो उनके नुमाइंदगान हैं, जिनको अवाम मुंतखब करते हैं, जो इजलास में कल मौजूद थे, वही बोल लेते। नहीं, देखिए, पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए शहबाज शरीफ ये नहीं है कि वो उसके छोटे भाई हैं, सिर्फ उनके मेरिट्स भी बहुत सारे हैं। उन्होंने 9 साल पंजाब का सूबा चलाया है। एक सूबा जब कोई चलाता है तो उसके कलगी लग जाती है उसके पर। कोई मैं तारीफ़ नहीं कर रहा किसी की। अब जो बड़े नामवर इनके लीडर्स हैं, तो निसार एक कमाल के लीडर हैं, लेकिन हो सकता है उनकी बहुत लिमिटेशन है, शायद तो लोगों को साथ देकर ना चल पाएँ। तो उन्हें इस वक्त पार्टी को इंटैक्ट भी रखना है, और पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सी बातें जो है ना वो करना पड़ती है। ये बहस अब मेरे ख्याल में हमें छोड़ देनी चाहिए उन पर। और जहाँ तक ये ताल्लुक है एक आइडियलिज्म का, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ख़ानदानी सियासत जो है, साफ़ी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, शास्ता भी दुरुस्त कह रहे हैं कि ख़ानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बदकिस्मती से देखिए, हम कहते हैं हर जमात में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान ने इसकी कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की, और एक फ़ियास्को हो गया। अरे अगरचे उसको भी आखिर में कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए या प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इतना बड़ा फ़ैसला होगा कि वो इलेक्शन कहते हैं कि उस इलेक्शन में जो कुछ कमी रह गई थी 2013 के इलेक्शन में, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने पार्टी को तकसीम कर दिया था। अब दोबारा जब इलेक्शन का आया तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा। उन्हें बड़े एहतियात के साथ एक इलेक्शन कराने पाए, जैसे दूसरी जमातें करती। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ अभी पूरी तरह नहीं आ रही हैं और नहीं पड़ रही हैं, तो इस वक्त जो जमात क्राइसिस में होगी, यानी जो हुकूमत से निकली भी है, उसे अपनी पार्टी को बचाना भी है, उसे अपनी स्ट्रेंथ को ज़ाहिर भी करना है, उसे टूटने भी नहीं देना है, उसे अवाम तक लेके जाना है, अपने पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसको धोना भी है, उससे तवक्को करना कि वो एक आइडियल सिचुएशन को क्रिएट करके मुल्क को उसकी तरफ लेके जाएं या पार्टी को उसकी तरफ ले जाएं, ये उनके साथ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की बात होगी। अगर सारी पार्टियां इस अमल की तरफ, हम कोई कानून बना नहीं सकते। यानी कि उनका मकसद ये था कि जो डेंट इस वक्त पड़ा है नून लीग को, वो ज़रा किसी तरह संभल जाए। सलीम साफ़ी साहब, इस नाअहली के बाद नून लीग का जितना ग्राफ गिरा है, आगे अब 6 माह के अंदर नैब में केसेस फिर जाने वाले हैं, कितना बड़ा नुकसान बतौर पार्टी और इससे झेलना पड़ सकता है? यकीनन इस वक्त उनके लिए एक बड़ा धचका और सदमा है, और इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, और फिर उस चीज़ से शरीफ फैमिली की मोहब्बत भी इतनी ज़्यादा है कि 1 घंटा भी अगर उसका दौरानिया कम होता है तो उनको बड़ा शदीद धचका और दुख पहुंचता है। फिर ये कि JIT में पेशियों के मौका पे जो कुछ हुआ या जिस तरह की गलत बयानियाँ उस फैमिली के बाज़ लोगों की सामने आई, तो उससे बदनामी भी बहुत हो गई। लेकिन मेरे ख़्याल में पिछले सालों में जिस तरह इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ या मियां नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई या फिर जिस तरीके से फ़ैसला आया है, तो लॉन्ग टर्म में तो मैं देखता हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पे और उनके ख़ानदान पे इससे बड़ा एहसान कोई नहीं हो सकता था। क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले वो मियां नवाज़ शरीफ जो कि हर किसी की नज़र में मुजरिम था और उसके ख़ानदान के लोगों पे चोरी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, आज सिर्फ 2 दिन के वक्फे के बाद जो है वो लोगों के एक बड़े तबके की नज़रों में वो मज़लूम हो गए। काश उनको आराम से
बैठने दिया जाता और जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया, मुझे यकीन है कि अगर बीच में ये एम्पायरों के इशारों पे कभी कादरी साहब के डरने, कभी इमरान खान साहब के डरने और ये चीज़ें ना होती, क्योंकि वो सब चीज़ें अब ऑब्वियस हो गई कि ना इमरान खान साहब भी एक मोहरा है, वो भी एक मोहरे थे, और फिर जिस तरीके से JIT के मामलात हुए, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को और नवाज़ शरीफ साहब को एक नई ज़िंदगी मिली है। और मियाँ नवाज़ शरीफ का अलमिया ये है कि वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो सियासत भी छोड़ देते हैं और पार्टी भी मुअत्तल कर देते हैं। जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर बड़े अच्छे सियासतदान भी बन जाते हैं और पार्टी को भी एक्टिव कर लेते हैं। अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दोबारा सियासतदान भी बन गए और दोबारा पार्टी की तरफ भी तवज्जो देने लगे। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, शायद वो अच्छे पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाएगा। तो वो जो कल तक लोगों की नज़रों में मुजरिम थे और इस हुकूमत के जितने सियासी जराइम थे, CPEC के मामले को देख लीजिए कि जिस तरह उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, एहतिसाब का कोई कानून इसने नहीं बनाया, अनडेमोक्रेटिक रवैया था उसका। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में इस पार्टी का सफाया होना यकीनी था। लेकिन अफसोस कि ऐसी फ़िज़ा बनाई गई कि जो अब मियाँ नवाज शरीफ की सियासत के लिए सबसे साजगार है बना दिया है। और अब जबकि आपने भी कहा कि सबसे बड़े इमरान खान, उसका आउट होना भी यकीनी है। ठीक, और जिस तरह आपने कहा कि वो जब एक में नहीं रहते तो फिर सियासतदान बन जाते हैं, और अब जबकि वो फिर से सियासतदान बन गया तो अब देखना यह है कि अब वो किस तरह तहरीक इंसाफ और जो उनके मुखालिफिन हैं उनको आड़े हाथों लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब शहबाज शरीफ जिनको वज़ीर आज़म 45 दिन बाद बना दिया जाएगा, उनके लिए अब किस तरह का वक्त शुरू होगा, क्योंकि हुदैबी पेपर मिल्स का केस भी ये कहा जा रहा है कि खुलेगा। शेख रशीद साहब ने भी आज कहा कि मैं भी कोर्ट में जाऊंगा, और ये जो मॉडल टाउन के मुलजिम हैं उन्हें किस तरह जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया वो भी अदालत जाएंगे। इरशाद आरिफ साहब, नाअहल हो गए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के लिए कितना ख़तरा है अब आगे? देखें जी, हुदैबिया केस अगर खुलता है, 3 केस हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त मुल्ज़िम हैं और मुलव्वस हैं। हुदैबिया केस में वो उनके ख़ानदान के बहुत सारे अफराद जो हैं वो मुलव्वस हैं, और उसमें ये इनको माफ़ी मिली थी या कम से कम उस केस को रोका था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जिसने बहुत ज़्यादती की कि करप्शन के केसेस को सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, बारगेनिंग के लिए रोक लिया और एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा केस है असर ख़ान केस, जो अदालत ने हवाले किया था इनके कि जनाब FIA इस केस को आगे देखे, वो रोक के बैठे हुए हैं और वो साबित शुदा केस है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। उसमें शहबाज साहब के नाम पे TT बनी है जो यूनुस हबीब था उसने बनाई थी। और तीसरा ये है मॉडल टाउन केस, 14 बेगुनाह अफराद जो हैं वो मारे गए मौका पर। 2 ख़वातीन थीं जिसमें एक हामला खातून थी। 90 लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए, जिनमें से बहुत सारे लोग आज तक बेड पर पड़े हुए हैं। ख़ानदान के ख़ानदान इन्होंने तबाह करने की कोशिश की, और जुर्म उनका क्या था कि जी उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट का आर्डर है, आप इन बैरियर्स को नहीं हटा सकते। वो बैरियर आज भी लगे हुए हैं और इस शहर में कई घरों के सामने बैरियर्स लगे हुए हैं, कई मकामात पर बैरियर्स लगे हुए हैं, वो उसके बाद नहीं हटाए गए। अब उनकी आगे आ जाएंगी। अब वो अगर आगे आते हैं, ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि जी एक आदमी जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहा है वो ज़मानत करा रहा हो अदालत से, या वज़ीर आज़म बनने के बाद वो ज़मानत पर हो। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, यही ख़ानदानी और मौरूसी सियासत का नुकसान होता है कि वो अहल है, नाअहल है, मुजरिम है, मुल्ज़िम है, बस ये इसको बना दो। अगर आपने पार्टी में जो अहल लोग मौजूद हैं उन पर एतमाद किया होता, पार्टी को पार्टी बनाया होता। आप इक़्तिदार के दिनों में पार्टी को भूल जाते हैं, सियासत को भूल जाते हैं, और सारा सरकारी वसाइल पर आप सियासत कर रहे होते हैं, सरकारी वसाइल पर के ज़रिए अपने ख़ानदान को पाल रहे होते हैं।
और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, जो जराइम हो सकते हैं वो सारे आपने शुरू कर दिए होते हैं, तो ये नौबत ना आती। अब आपने ये जो मौजूदा अबूरी वज़ीर आज़म साहब हैं, उन पर 2 अरब रुपए का केस है LNG का, अब वो भी मौजूद है। यानी कोई शरीफ आदमी आपको नहीं मिला पूरी पार्टी में। बात ये कि केसेस तो छोड़ दें आप, लेकिन जो असल बात जो है साफ़ी साहब बिल्कुल बड़ी क्लियरली जो बात एक कह भी रहे हैं और हमें उस पर गौर भी करना चाहिए। ये जो सारा नक्शा बनने जा रहा है ना जी, आप इनको छोड़ दें, उन पर किसने किसको लाना है, कैसे लाना है। और एक बात जो उन्होंने कहा कि कल जो आदमी आपका एक मुजरम था, करप्शन का इल्ज़ाम था, आज वो मुजरम जो है एक मजलूम शख्स के तौर पर सामने आया है। जो केस उसने वज़ीर आज़म रह के लड़ा है वो और तरह लड़ा है, बड़ी एहतियातों के साथ लड़ा है। अब जो केसेस वो लड़ेगा वो उसका अंदाज़ और होगा। पहले किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद में उतना ख़तरनाक नहीं जितना वो रायगढ़ में बैठ के ख़तरनाक होगा। इसलिए सारी चीज़ों को आप राइट ऑफ नहीं करें। आप अब बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए कि मुल्क सिख प्रोसेस पर चले। अगर उनको नहीं आपने सियासत करने दी, किसी को सबके बारे में आपने तय कर लिया कि सियासत नहीं होनी है, तो इस मुल्क में कोई सियासत नहीं कर सकेगा। और सियासत ना कर सकने के नतीजे के तौर पर फ़ायदा किसका होगा? अब देखिए, अब नक्शा बहुत डिफरेंट बनता है। हमने भुट्टो को भी देखा है। हम समझते थे कि भुट्टो जब आया था, या भुट्टो के बाद बेनज़ीर आई थी और नुसरत भुट्टो आई थी, कि शायद भुट्टो को कोई जानने वाला नहीं होगा। मैं तो उस दिन चौंका था जब मैंने देखा कि सिंध के चौपालों में और वहाँ बैठकर लोग जिस तरह उसका तज़किरा करते हैं और जिस तरह बादलों को में उसको भुट्टो नज़र आता हूँ लोगों को, वो उसको एक वली का दर्जा दे रहे हैं। तो मैंने उन दिनों में ये बल्कि लिखा भी था और कहा भी था, अपना पर्चा निकालता था उसको ताबीर, उसमें लिखा भी था कि ये फिनोमिना जो है ये इस तरह ख़त्म होने वाला नहीं है, ना ऐसे ख़त्म हुआ करता है। और साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं कि आपने एक शख्स को मजलूम बना दिया। ठीक, तो साफ़ी साहब, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह ये केसेस अगर शहबाज शरीफ के भी खिलाफ खोल दिए गए, शायद हकान का नाम भी सामने आ रहा है, शेख साहब उनके भी खिलाफ अब आगे जा रहे हैं, आपको भी लगता है कि टफ टाइम शहबाज शरीफ को भी दिया जाएगा और उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कुर्सी पे रहना? नहीं, मैं तो अदालती और कानूनी मामलात को नहीं समझता, और पूरी अभी उसकी तफसीलात भी सामने आएंगी कि केस किस तरह लड़े जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ उसको किस तरह परसू किया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान में जो रिवायात है उसकी रूह से तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के मामलात में किसी भी बाअसर शख्स को सज़ा नहीं हुई। मतलब अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब इस वक्त यहाँ पे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से इश्तिहारी है, और आज वो देखे वो जलसा कर रहे हैं। कादरी साहब इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान में फिरते हैं। माजी में इस शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस हुए, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता 62-63 का जिस तरीके से इतलाक़ हुआ है और मुल्क के सबसे बड़ी अदालत ने उसको जिस तरह इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर अदालतों में 62-63 की बुनियाद पे किसी के ख़िलाफ़ भी केस जाएगा तो वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान ख़ान हो, वो सिराजुल हक हो, वो ताहिरुल क़ादरी हो, वो कोई भी हो, उसका बचना मुमकिनात में से नहीं है। और दूसरा, ये जो अभी बात हो रही थी ना, कि मैं कहता हूँ कि इसके बाद का नवाज शरीफ जो है, मैं क़तन ये मतलब नहीं कि उनके गुनाह ख़त्म हो गए या वो फरिश्ता बन गए हैं, लेकिन इसके बाद मियां नवाज शरीफ का काम 2 हवालों से आसान हो जाएगा। एक तो इस हवाले से कि जो उसका इस वक्त सबसे बड़ा अपोनेंट था और जिसको मुखालिफ ताकतों ने भी उनके ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, और उनका ख़ुद भी इस वक्त पूरी सियासत का महवर और मरकज़ जो था वो मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना और उनकी जगह पे बैठना था। एक ये अब ऑब्वियस है कि 62-63 पे वो किसी सूरत पूरे नहीं उतर सकते और अनकरीब वो भी मियां नवाज शरीफ की तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक उनके लिए ये एक नया रास्ता बन रहा है। दूसरा, ये इक़्तिदार बड़ी मजबूरी भी होती है। अभी तक मियां नवाज शरीफ उस शिद्दत के साथ ये सवाल नहीं उठा सकते थे कि वो शख्स जिसने आईन भी तोड़ा, जो मियां नवाज शरीफ की तरह दुबई में और लंदन में
महल्लात के माहिल है जनरल मुशर्रफ। ना नवाज शरीफ तो तस्लीम नहीं कर रहे थे या बेटों का वो करते, लेकिन परवेज मुशर्रफ कुल के मानते कि हाँ मैंने ये कुछ किया है। फिर ये कि वो ये आप ये सवाल उठाएंगे कि वो शख्स जो कि अदालतों से इश्तिहारी है वो अदालतों को नसीहतें करता है और कल इस फैसले पे थोड़ा सा हमने वो रवैया और वो जो सवाल आप साफी साहब उठा रहे हैं वो हमने थोड़ी सी झलक आज साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखी। शरफ का भी जिक्र किया उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी का भी जिक्र किया। अब देखना यह है कि आने वाला सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील होता है। जो भी हो, मुल्क में जमहूरियत चलती रहनी चाहिए और इस मुल्क पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।